सोचो कि झीलों का शहर हो, लहरों पर अपना एक घर हो। हम जो देखें सपने प्यारे, सच हो सारे, बस और क्या। जी हाँ, दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार उदयपुर इन पंक्तियों को हमेशा से चरितार्थ करता आया है। हर खासोआम चाहता है कि उसका आशियाना भी उदयपुर जैसे शांत और खूबसूरत शहर में हो, इसलिए वह अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर यहाँ अपना भविष्य बना ही लेता है। वहीं उदयपुर के भू व्यवसायी भी बड़ी बड़ी प्लानिंग और सुंदर कॉम्प्लेक्स बनाकर लोक लुभावन प्रस्ताव देते हुए लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन कई बार बिना जांच पड़ताल किए भोले भाले लोग तथाकथित भू कारोबारियों का शिकार हो जाते हैं और उनकी पूंजी हमेशा के लिए अधर झूल में लटकी ही रहती है। ऐसा ही एक घोटाला उदयपुर में सामने आया है, जहां भी लोगों का लाखों रुपया डूबने के कगार पर है। शहर के साइफन चौराहे पर स्थित एक गगनचुंबी इमारत इस फर्जीवाड़े की जीती जागती गवाह है। जाली वसीयत बनाकर करीब 1 लाख स्क्वायर फीट बेशकीमती जमीन पर न सिर्फ खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की गई, बल्कि आनन फानन में शुभ सुंदर अपार्टमेंट बनाकर 144 फ्लैट्स की आलीशान बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। इस घोटाले के मुख्य किरदार हैं एक कलयुगी भाई, कानून विशेषज्ञ, जमीन का सौदागर और परेशान बहनें। पुलिस कार्रवाई में पूरा का पूरा मामला फर्जीवाड़े के रूप में सामने आया है, लेकिन इस अवैध इमारत का निर्माण नहीं रुका है। अगर आप में से कोई भी इस कॉम्प्लेक्स में आशियाना लेने की सोच रहा है तो इस खबर को जरूर देखें। पेश है हमारी खास पेशकश शुभ सुंदर टावर में अशुभ ही अशुभ। उदयपुर के साइफन इलाके की भूखंड संख्या 58। पहले कभी यहाँ सुंदरलाल जी जोशी का भरा पूरा परिवार रहता था। सुंदरलाल जी के एक पुत्र और 4 पुत्रियां हैं, जिनमें भूपेंद्र जोशी, दिनेश जोशी, मधु व्यास, गिरजा जोशी और लीला शर्मा के नाम शामिल हैं। व्यवसायी सुंदरलाल जी ने अपने परिवार की सुखद भविष्य के लिए खूब मेहनत की, बहुत सी संपत्तियां बनाई और कभी भी बेटे बेटी में भेद नहीं किया। सभी को बराबर का दर्जा और हिस्सा हमेशा ही देते आए थे। परिवार में किसी भी प्रकार की फूट नहीं थी, लेकिन 2002 की 15 तारीख जोशी परिवार के लिए काल का ग्रास बनकर आई और सुंदरलाल जी हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गए। परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो। सभी सुंदरलाल जी की मौत के बाद होने वाले गमी के संस्कारों में लगे हुए थे, लेकिन परिवार का एक सदस्य कहीं और ही लगा था, क्योंकि उसका एक साथी जमीन का सौदागर था। वह शख्स था स्वर्गीय सुंदरलाल जी का पुत्र भूपेंद्र जोशी, जिसने अपने साथी महेश शर्मा के साथ एक षड्यंत्र रचा और सुंदरलाल जी की फर्जी वसीयत पेश कर मृत्यु के 9 दिन बाद ही नामांतरण खुलवाने का आवेदन कर डाला। भूपेंद्र जोशी ने 11 अप्रैल को फर्जी वसीयत बनाई थी, जिसकी जानकारी सुंदरलाल जी, उनकी पत्नी और 3 बहनों को कभी नहीं थी। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि 10 रुपए के हलफनामे के स्टाम्प पर यह वसीयत पत्र बन गया। आपको यहाँ बता दें कि सुंदरलाल जी भू व्यवसायी थे और खाली स्टाम्प उनके पास पड़े ही रहते थे। बस इसी का फायदा भूपेंद्र जोशी ने उठाया और अपने साथी महेश शर्मा के साथ मिलकर बेशकीमती जमीन को बिना सहमति के हथियाने की कूट रचना कर डाली। इस वसीयत पत्र में न सिर्फ सुंदरलाल जी के हस्ताक्षर जाली थे, बल्कि बहन मधु व्यास, गिरजा जोशी और लीला शर्मा के साइन भी फर्जी ही थे। सुंदरलाल जी के निधन के बाद बहनों का आना जाना नहीं के बराबर हो गया था। इस बीच 58 साइफन चौराहा पर एक आवासीय इमारत बनाने का मुहूर्त किया गया। उसमें भी जोशी परिवार के सभी लोग शामिल हुए। वहीं सुंदरलाल जी की पत्नी निर्मला देवी का स्वास्थ्य भी लगातार गिरता गया, तो बहनों ने अस्पताल ले जाने की बात की। पारिवारिक सूत्र बताते हैं कि निर्मला देवी को भूपेंद्र जोशी काफी परेशान करता था और उम्र के आखिरी समय में भी सेवा नहीं की। 2021 के मार्च माह की 11 तारीख को निर्मला देवी ने भी तड़पते तड़पते अंतिम सांस ले ली। मां की मौत सुनते ही बहनें सदमे में आ गई, लेकिन भाई के मन में सिकन नहीं देखकर बहनों को शक हुआ तो पड़ताल शुरू की, जिसमें सामने आ गया कि भूपेंद्र जोशी ने 11 अप्रैल 2002 को एक वसीयत बना दी थी और उसमें बहनों के भी साइन थे।
सभी को आश्चर्य हुआ कि इस तरह का षड्यंत्र सगा भाई कैसे कर सकता है। ऐसे में शहर के अम्मा माता थाने में मधु व्यास लीला शर्मा ने एक एफआईआर दर्ज करवाई, जिसकी जांच में सामने आ गया कि वसीयत फर्जी थी। सुनिए बहनों की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी, मेरा नाम मधु व्यास है। मैं राजसमंद निवासी हूँ। मेरे पिता का घर साइफन चौराहे पे है, जहाँ पे शुभ सुंदर कॉम्प्लेक्स बना है। अभी हमारी जानकारी में मेरे पिता की मौत अचानक हुई थी। उन्होंने कभी किसी प्रकार की कोई भी वसीयत नहीं बनाई गई। और मेरे भाई और वकील साहब महेश शर्मा का हमारे घर पे आना जाना था। उन दोनों ने मिलके और फर्जी वसीयत तैयार की क्या। और मेरे पिता की मौत के 10वें दिन ही उन्होंने इस तरह से नामांतरण फर्जी सब खुलवा ली और सारे चीज़ फर्जी की। और हमारे साइन भी उन्होंने, सभी बहनों के साइन उसमें फर्जी है, सबसे बड़ी वाली को छोड़ के। फिर बाद में आपने कभी भाई से पूछा कि ऐसा क्यों किया? हमारे को सर, हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। इसलिए नहीं की कि हमारे को ये नहीं पता था कि भाई ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद जब क्या हुआ कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई क्या, उस समय इन्होंने है ना किसी को नहीं बुलाया क्या, और न मेरी मम्मी का इलाज कराया, न हॉस्पिटल ले गए, न ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद फिर वापस 12 दिन तक जो भी हुआ उसमें बिल्कुल ये इस तरह से रहे कि जैसे मतलब इन्होंने कुछ करना उचित नहीं समझा। तो मैंने उस समय ये आवाज़ उठाई थी, मैंने कहा भाई आप है ना कुछ करो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग। तो क्या कि नहीं, उन्होंने तो जीते जी सब कर लिया, हमारे को तो कुछ नहीं करना क्या। इसके बाद थोड़ा सा हमारे को शक हुआ कि भाई क्या बात हुई। उसके बाद इन्होंने हम लोगों से मतलब यूँ कह दिया कि तुम्हारे जो करना हो जो कर लो, मैं अभी तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होगा, अब हम हमारे हिसाब से है नहीं हो। आपसे कभी बातचीत नहीं होती भाई की? कितने साल हो गए बातचीत? सर अभी तो ये इस मामले के बाद ही बातचीत नहीं होती है। अच्छा, पहले अच्छा था रिश्ता? अच्छा तो क्या ठीक है, हम लोग बहुत कम ही आते थे सर क्या। वो तो क्या, मेरी मम्मी बीमार हुई ना, उसके बाद इन्होंने तो हमारे दिल में ये बात हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया है। बाकी हर व्यक्ति कोई भी हो सर, मेरे पिता के पास इतनी संपत्ति थी कि मेरी मम्मी का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाते तो भी हो सकता था, ऐसी बात नहीं है। और अब सामने इन्होंने ये प्रश्न रखा मेरे कि है ना वो तो एजेड थे, क्या एजेड व्यक्ति का इलाज नहीं करवाते क्या। भाई मौत एक स्वाभाविक मौत होती है, मैं समझती हूँ, पर एजेड व्यक्ति का इलाज तो होता है, हॉस्पिटल तो सभी ले जाते हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। न मेरी दोनों बहनों को बुलाया गया मेरे खूब कहने के बावजूद, क्योंकि मेरा उस समय आँख का ऑपरेशन हुआ था। मैं मेरी सबसे बड़ी वाली बहन के यहाँ थी। मैंने उनसे इतनी रिक्वेस्ट की, मैंने यहाँ तक भी कहा, मैंने कहा आप भले कुछ भी हो जाए आप उन दोनों बहनों को बुलाओ, कम से कम वो माँ के पास, और मेरे को भी वहाँ लेके जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, जो हो रहा है जो ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना। फिर तीसरे दिन सुबह उनकी डेथ हो गई, शिवरात्रि के दिन सुबह 6 बजे। उसके बाद हम लोगों को वहाँ बुलाया गया। लीला शर्मा। अच्छा, किस तरह महेश शर्मा और आपके भाई ने मिलके फर्जी वसीयत बनाई? उन्होंने फर्जी वसीयत मेरे पिताजी के मरने के बाद बनाई, और ऑफिशियल रिपोर्ट में वो फर्जी पाई गई, और हमको इसके बारे में कोई पता नहीं था। आपके पिताजी ने कभी कुछ कहा था कि वसीयत बनाई है? नहीं कहा। अच्छा, आप हमेशा अपने पिताजी इधर आते जाते रहते थे? हाँ, हमेशा आती रहते। भाई से रिश्ते अच्छे थे? हाँ, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो कारण क्या रहा अचानक इस तरह से? मम्मी के मरने के बाद हकीकत सामने आई। अच्छा, तो हमको पता पड़ा कि भाई इन्होंने फर्जी वसीयत बना के, महेश शर्मा और भूपेंद्र जोशी में जो मेरा भाई है, उन्होंने मिलके ये फर्जी वसीयत बनाई, और फिर पुलिस द्वारा वो ऑफिशियल रिपोर्ट आया में गलत पाया गया है, तब हमको पता पड़ा इस बात का। अब तक तो आप पूरी कहानी समझ ही गए होंगे, किस तरह एक भाई ने लालच और बदनीयती के चलते खून के रिश्तों को ही तार तार कर दिया। कानून के विशेषज्ञ भूमि दलाल दोस्त के साथ मिलकर इतनी बड़ी साजिश भाई रच देगा, यह बहनों ने कभी नहीं सोचा था। फर्जी वसीयत के बाद भूपेंद्र जोशी का संपर्क भू व्यवसायी सहली नगर निवासी अब्बास अली बोहरा से हुआ, और बाद में दोनों ने मिलकर अब्बास अली की फर्म वैली हिल व्यू रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड में इस भूमि का अधिग्रहण कर लिया, और यहां पर शुभ सुंदर टावर का निर्माण शुरू हो गया। 2002 में फर्जी वसीयत बनाकर भूपेंद्र जोशी ने नवनीत लाल वर्मा से नोटरी करवा दी, और इस वसीयत पत्र की पुष्टि नवरत्न कॉम्प्लेक्स निवासी महेश शर्मा ने कर डाली। आपको बता दें कि नोटेरियन नवनीत लाल वर्मा का निधन हो गया है। वहीं इस कॉम्प्लेक्स में कई फ्लैट बिक भी गए हैं। 12 अक्टूबर 2021 को अम्मा माता थाने में इस घोटाले के खिलाफ एफआईआर हुई, और उसकी जांच में सामने आया कि वसीयत पूरी तरह से फर्जी है और आरोपियों की गिरफ्तारी होनी थी,
कि माननीय उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर रोक के आदेश आ गए। इस बीच जब हमने वेली हिल व्यू रिजोर्ट के करता धरता अब्बास अली बोहरा से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुन लीजिए। हेलो हेलो, अब्बास जी से बात हो रही है? बोलिए सर। हाँ जी, बोलो सर। मनु राव बोल रहा हूँ उदयपुर न्यूज चैनल से। हाँ जी सर, बोलिए सर। आपने मैंने इसलिए फोन किया था, वो साइफन के आगे वो पेट्रोल पंप के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो आप ही बना रहे हैं ना? हाँ जी, मैं ही बना रहा हूँ। जी जी, उसके वो दस्तावेज कागज देखने थे मुझे। एक्चुअली क्या है कि मेरे पास जो सामने वाले जो आए थे ना कागज, हाँ। एक वो उनका कहना है फर्जी बना के आपने वो किया है। ऐसा होता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग फर्जी बना के होती है? आप ही सोचो, आज 5-4 साल से बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, अब कोई कहता फर्जी बनी है उसको। आप खुद भी नो आप समझते हो, आपके पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं, आपको मालूम भी होगा। तो आप इन सब चीजों में ना पड़े। और ठीक है, मेरे से आप मिलना चाहें तो मैं मिल लूंगा पर्सनल। नहीं भाई, तो मुझे उसी के बारे में जानकारी करनी थी। मैं थोड़ा सा भी बाहर हूँ। हाँ, आपको आके मिल लेना मेरे साथ। ये सब बातें आप तो समझते हो यार, मैं आपको क्या बोलूं। नहीं वो ठीक है, वो फर्जी नहीं वही पहली बात है ना, फर्जी वसीयत पे पूरी प्रॉपर्टी खड़ी हो गई है। नहीं होता सर, कभी ऐसा होता नहीं है। ये सब चीजें मजगत बातें हैं। घर गृहस्थी की भाई बहनों के झगड़े चलते रहते हैं, ये सब होती रहती है। हाँ नहीं, वो आगे से कोई तकलीफ नहीं है, मेरी ओर से बिल्कुल कंप्लीट है। पट्टे वगैरह वही मुझे देखने थे आपके, आप मुझे भिजवा देते या देखने थे। मेरा ऑफिस यहाँ गुलाबाग पे है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं जी। आपको फोन करूंगा आके। हाँ, यह झगड़ा भाई बहनों का है, न तो वसीयत फर्जी है न ही मैं गलत हूँ। आप तो मुझसे आकर मिल लेना। अब्बास अली बोहरा जी मिलकर क्या कहना चाह रहे हैं यह तो वो ही जाने, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से उदयपुर न्यूज को कोई भी दस्तावेज नहीं दिए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में अनुसंधान अधिकारी राम सुमेर मीणा ने बताया कि जांच में स्पष्ट हो गया था कि वसीयत फर्जी है, इसमें हस्ताक्षर में हेरफेर किया गया है और यूआईटी से पट्टे भी जारी कर दिए गए थे। इस मामले में षड्यंत्रकर्ता भूपेंद्र जोशी, महेश शर्मा, कुमुद जोशी की गिरफ्तारी होनी थी, जिस पर माननीय हाईकोर्ट से भूपेंद्र जोशी, महेश शर्मा, कुमुद जोशी और अब्बास अली बोहरा गिरफ्तारी पर रोक के आदेश ले आए हैं। अब पुलिस की ओर से स्टे ऑर्डर को खारिज करवाने के लिए जवाब दावा पेश कर दिया गया है। प्रार्थिया लीला शर्मा ने पुलिस थाना अंबा माता पे एक रिपोर्ट दी कि उसका छोटा भाई भूपेंद्र जोशी ने उसके पिताजी की एक फर्जी वसीयत बनाए जाकर उस पे यूआईटी से पट्टे बनवा लिए। उस पर इसने एक प्राइवेट लिमिटेड अब्बास अली बोहरा जो इसका ओनर है उसके नाम से हस्तांतरित करवा दी और मौके पे एक अपार्टमेंट बनवा दिया। इसमें जो फर्जी वसीयत बनाई उसमें आइडेंटिफाई पहचान करने वाला एक महेश शर्मा तथा उसका नवनीत लाल शर्मा जो नोटरी करता था। इसमें अनुसंधान में एफएसएल में जांच करवाई गई तो वो जो उसके पिताजी के हस्ताक्षर थे वो फर्जी होना पाए गए। इन अभियुक्त गुणों के खिलाफ में अभी अपराध पत्रावली पे प्रमाणित है। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय से इसमें गिरफ्तारी पे स्टे दे रखा है, इस वजह से ये मामला पेंडिंग है। न्यायालय में स्टे खारिज करवाने के लिए जवाब दावा पेश कर दिया गया है, अग्रिम कार्रवाई जारी है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि शुभ सुंदर टावर में कितने अशुभ है। पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ही फर्जी वसीयत के बूते पर खड़ा है और कभी भी धाराशायी हो सकता है, क्योंकि गत 18 अगस्त को संभागीय आयुक्त कार्यालय से कॉम्प्लेक्स के निर्माण को तुरंत रोकने के साथ ही यथावत रखने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन स्टे के बावजूद भी निर्माण बदस्तूर जारी है। इस कॉम्प्लेक्स में 144 आलीशान फ्लैट बन गए हैं और आकर्षक दिखने वाली इस बिल्डिंग में हर कोई अपना आशियाना बनाना ही चाहेगा। हमारी कोशिश यही है कि आप अपनी जीवन भर की पूंजी लगाने से पहले जांच पड़ताल पूरी कर लें, क्योंकि शहर में कई ऐसे कॉम्प्लेक्स भी खड़े हैं जिन पर सालों से स्टे हैं और आज तक उनका कोई निस्तारण नहीं हो पाया है। लोगों का करोड़ों रुपया डूब गया है।
कहीं इस कॉम्प्लेक्स में रहने का सपना देखने वाले अब डूबे रुपयों को वापस लेने का सपना ही नहीं देखते रह जाएं। हम तो सिर्फ माध्यम हैं और माध्यम ही रहेंगे। सावचेत और सतर्क करना हमारा काम है, जो लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। टेढ़े रास्ते किए सीधी सी चालें हैं, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल। अरे ओके किधर है?